नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। विद्रोही और राज, जी हाँ, 1857 से संबंधित ये पाठ है और इसमें हम लोग जो उन बातों को जानेंगे जिसके द्वारा ये विद्रोह हुआ, ये क्यों हुआ, है ना, उसके परिणाम कुछ बहुत ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसके द्वारा आपको इस 57 के विद्रोह को समझने में एक सहूलियत होगी कि ये क्रांति कैसे करके धीरे धीरे ये आगे बढ़ती है ना। और बहुत ज़्यादा फैक्ट के लिए चाहिए हो तो मेरा पेट एग्जाम से संबंधित एक वीडियो पड़ा है, तो उसमें 1857 के विद्रोह के बारे में मैंने थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें बताई हैं ज़्यादा, तो उसको आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और ये भी आज देखते हैं कितना हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। तो बात करते हैं कैसे शुरू हुआ। सभी जानते हैं धन सिंह, मतलब धन सिंह गुर्जर एक व्यक्ति का नाम था मेरठ के आसपास के क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला था। और वो सदर जो है कोतवाली में एक कोतवाल भी था। तो ये माना जाता है कि उसने पूरे जो है मेरठ का एक जो है खाका तैयार किया और 10 मई की शाम को या रात को कह सकते हैं, विद्रोह की जो मशाल जली वो उसी के द्वारा ही जलाई गई थी। तो उसी का ही कहते हैं ना, क्रांति का जनक किसको माना जाएगा, तो वो वही था, धन सिंह गुर्जर। तो वहीं से ये स्टार्ट हुई 10 मई को। और अगले ही दिन ये जो है क्रांतिकारी जो सैनिक विद्रोही थे, ये लोग कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो कि भारत के मुगल बादशाह भी थे, है ना, अंतिम। और वो सुबह सुबह जो है सहरी भोज करके उठे थे। ये सहरी क्या होता है कि रमजान के महीने में जो मुस्लिम लोग सूर्य निकलने से पहले जो भोजन करते हैं उसको क्या कहते हैं, सहरी कहते हैं। तो वो खा करके उठे थे और अचानक से सारे विद्रोही लोग बिना किसी शिष्टाचार के लाल किले के अंदर घुस जाते हैं और उनको चारों ओर से घेर लेते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे क्रांति के नेता होंगे। मजबूरी थी, अगर मना करते तो शायद कुछ और ही परिणाम होता, है ना, क्योंकि वो लोग उत्तेजित थे और कुछ भी कर सकने के मूड में थे। तो उनको वो नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा, कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ा, है ना। तो वहीं से अगले दिन जो है 11 मई से दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हुआ। तो वहीं से ये शुरू हुआ। तो पहले मेरठ, उसके बाद अगले दिन दिल्ली में। संचार माध्यम क्या था, संचार माध्यम के बारे में ये सूचना मिलती है, देखिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो ये लोग थे नहीं, लेकिन कहीं ना कोई संचार माध्यम जरूर काम कर रहा था कि ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही थी। कैसे, 7वीं अवध कैवलरी का 48वीं इन्फेंट्री को आदेश, वो आदेश क्या था 7वीं अवध कैवलरी का, उसने कहा कि हम लोगों ने चर्बी लगे कारतूसों की बगावत कर दी है और हम आशा करते हैं कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो ये मैसेज कैसे पहुंचा होगा इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी रिकॉर्ड है, जो लेख मिलते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह, उससे जानकारी मिलती है कि ऐसा ऐसा आदेश हुआ था। फिर है जो कैप्टन हियरसे थे, वो अवध जो बटालियन थी, है ना, जो अवध बटालियन थी वो इनकी देख रेख कर रही थी, इनकी सुरक्षा कर रही थी, किसकी, हियरसे की। तो ऐसे में 41वीं जो है इन्फेंट्री की दलील क्या थी, वो दलील थी कि हियरसे को या तो मार दो या तो फिर उसको मुझे सौंप दो। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संचार माध्यम काम जरूर कर रहा था। चीज बचाने तो ये बताया गया। अब चार्ल्स बॉल द्वारा पंचायत की खबर। अब जो चार्ल्स बॉल हैं, एक इतिहासकार थे, इन्होंने कहा कि कानपुर में नदियों के किनारे पंचायत सभाएं हो रही थी शाम के समय में। तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह की शुरुआत होने वाली थी बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। अब बात करते हैं नेता और अनुयायी। राजा और तालुकेदार के अतिरिक्त महिलाओं और धार्मिक नेताओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, चाहे मजबूरी में भी, ये भी कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर ने मजबूरी में नेतृत्व स्वीकार किया, और रानी झांसी जो थी, और उन्होंने भी जो है मजबूरी में नेतृत्व स्वीकार किया, क्योंकि लोग उनको प्रेरित कर रहे थे कि आपको अब ये करना ही करना है। यही हाल था जो आरा के थे कुंवर सिंह, उनका भी यही हाल था, है ना। तो उनको कहीं ना कहीं जबरन खड़ा होना पड़ा। उसके बाद कुछ धार्मिक से शाहमल, ये उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के रहने वाले थे।
इन्होंने भी लोगों को प्रेरित किया, कैसे भी करके, यहाँ तक कि इन लोगों ने जो है अंग्रेजों की प्रतीक सड़कों को भी खुदवा डाला जो कि पक्की बनी हुई थी, हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यानी कि मतलब कि ब्रिटिश संपत्ति को। उसके बाद कोल आदिवासी गोनू ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में जो है क्रांति को हवा दी, और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो कि हैदराबाद में शिक्षित थे, ये मौलवी थे, तो ये घूम घूम करके उपदेश दे करके लोगों को प्रेरित कर रहे थे। ये पालकी में बैठ के चलते थे, आगे आगे दो लोग चलते थे जो कि बाजा बजाते थे और पीछे इनके अनुयायी चलते थे। इसकी वजह से इनको जो है बाघ डंका शाह भी कहा जाता था, और इन्होंने चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों की एक टुकड़ी को हराया भी था। तो ये सब चीजें हैं। अफवाहें क्या थी? देखिए, अफवाहें तो सभी जानते हैं, चर्बी लगे कारतूस इस क्रांति का तात्कालिक कारण था, ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी लगे। लेकिन ये अफवाह ने कहां से जन्म लिया, इसकी भी एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैप्टन राइट, ये राइफल इंस्ट्रक्शन के मतलब कि जो एक डिपो था जहां पर गन वगैरह बनती थी, वहां की एक रिपोर्ट है ये कि 57 के वर्ष में तीसरे सप्ताह में एक खलासी जो कि दमदम शस्त्रागार में काम करता था, वो निचली जाति का था। उसने ऊंची जाति के यानी कि ब्राह्मण से जो है पानी मांगा, और जो लोटा था उस ब्राह्मण ने देने से मना कर दिया कि मैं तुमको पानी इस लोटे में नहीं दूंगा क्योंकि तुम निचली जाति की हो। तो निचली जाति का जो व्यक्ति था वो मुस्कुराया और कहा, बहुत जल्दी ही तुम लोगों का जो धर्म है वो भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस तैयार हो रहे हैं जिनका इस्तेमाल करने से पहले तुमको उनको दांतों से काटना होगा। तो अफवाह फैली, है ना। तो अफवाह के बल पर, तो जानते हो भारत में तो धर्म के नाम पर अफवाहों के बल पर बड़ी से बड़ी घटनाएं जो है करवाई जाती हैं, है ना। तो उसका नुकसान भी तो कितना होता है। तो ये अफवाह फैलाई गई। दूसरी अफवाह थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो बाजार में आटा बिकता है उसमें गाय और सुअर की हड्डी का जो है चूरा मिलवा दिए हैं, इससे हमारा तुम्हारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये भी खबर फैली। और ये भी था कि लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रहे थे, कौन? ब्रिटिश लोग। ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आने की तो पूरी पूरी छूट मिल गई थी आगे कर मतलब चल के। तो इन सब चीजों से क्रांति को हवा मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इन अफवाहों को बल कैसे मिल रहा था, अफवाहों में लोगों ने विश्वास क्यों किया? इसका रीजन है कि 1920 के दशक में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा बहुत सारे सुधार लागू किए गए। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय, अंग्रेजी स्कूल खोले गए जहां पर ईसाई पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। तो लोगों को लगा ना कि हमारा धर्म जो है भ्रष्ट होने वाला है। फिर सती प्रथा का अंत सभी जानते हैं, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो कट्टर हिंदूवादी लोग थे उनके लिए ये बहुत अपमानजनक चीज थी। तो इससे भी बल मिला कि जो अंग्रेज है वो हमारा धर्म भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम पारित हुआ था 56 में, 1856 में, उसको लेकर के भी हिंदुओं में बड़ी प्रतिक्रिया थी, है ना। तो ये सामाजिक जो ताना बाना बुना हुआ था, अंग्रेजों को तो ये चीज बुरी लगी, और होना भी चाहिए। सती प्रथा बहुत खराब चीज है ना, और विधवाओं का जीवन भी थोड़ा कठिन होता है, तो उनको पुनर्विवाह का भी अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें अंग्रेजों ने की, लेकिन भारतीयों को समझ में नहीं आ रहा था। तो इन सब चीजों से इन अफवाहों को बल मिला और क्रांति शुरू हुई, गाय और सुअर की जड़। और सबसे बड़ी बात है, अंग्रेज प्रूफ देते देते ना और थक गए, समझाते हुए थक गए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब अफवाहों ने एक मजबूत जो है रुख अपना लिया था, ठीक है। तो ऐसे करके ये मतलब शुरू हुआ। अब एक कहानी हम इसमें ये उठाया गया कि अवध में कैसे, क्योंकि अवध ही सबसे ज्यादा प्रभावित था इस क्रांति से, है ना। ये गिलास फल जिसको मतलब कि चेरी भी कहते हैं, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर मतलब कि ये जो है गिरेगा। ये 1851 में डलहौजी ने कहा था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था, है ना। वाजिद अली शाह उस समय यहाँ के नवाब हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जमीन थी वो नील और अफीम की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती थी। यहाँ की मृदा बहुत ही उपजाऊ थी, तो अंग्रेज तो हमेशा व्यापारिक रुख अपनाते थे। 1801 में लॉर्ड वेलीजली के द्वारा जो सहायक संधि लागू की गई थी, उसके द्वारा भी इसके साथ सहायक संधि हुई थी। यानी कि अवध के विलय की कहानी बहुत पुरानी है।
1856 में इसका विलय कर लिया गया। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर। और यहाँ तक कि लॉर्ड डलहौजी ने यह भी कहा कि जो नवाब है वो लोकप्रिय नहीं है। ये कैसे माना जा सकता है? क्योंकि जब नवाब को पकड़ करके निर्वासित किया जा रहा था तो लोगों में एक बेचैनी फैल गई थी। लोग इतना दुखी और रो रहे थे अपने नवाब के लिए, क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए पिता के समान थे, है ना। यहाँ तक कि जब उनका निर्वासन हो रहा था, जब वो जा रहे थे तो कानपुर तक अवध के लोग जो थे, लखनऊ के लोग, उनके पीछे पीछे गए, रोते हुए, बिलखते हुए कि हमारे कि जैसे होता ना कि प्राण से कि अपने शरीर से प्राणों का निकल जाना। तो इस प्रकार से लोगों में बड़ी ही बेचैनी फैली हुई थी। देह से जान जा चुकी थी, यानी कि तालुकेदारों और जो इन पर निर्भर लोग थे वो सब बेचैन हो गए। निर्भर लोग कौन? जो निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं कि दरबारों पर, जैसे नर्तक है, नर्तकी हैं, लोहार हैं, वस्त्र बनाने वाले हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई करने वाले लोग हैं। तो इनका रोजी रोटी छिन गया, क्योंकि ये लोग एक अभिभावक के रूप में कार्य करते थे, आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करते थे। तो कुछ तालुकेदार तो अच्छे थे, लेकिन कुछ कि जो है बहुत बुरे भी थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अंग्रेज तो पूरे के पूरे ही बुरे थे, वो तो पूरा इस्तेमाल करना जानते थे, ना। तो वो लोगों को बड़ी बेचैनी हुई। परिणाम क्या हुआ? जो बेचैन लोग थे, तालुकेदार, सिपाही लोग और जो निचले तबके के लोग थे, वो सब एक हो गए लड़ने के लिए, और एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया था 1856 में। इसके द्वारा क्या हुआ कि तालुकेदारों के मालिकाना हक जो जमीन पर थे वो छीन लिए गए। ठीक है। तालुकेदार माने क्या होता? तालुकेदार माने होता जो ताल्लुक रखे, जो संबंध रखे नवाब से, है ना। बाद में इसको एक इकाई क्षेत्र के नाम से जाना गया, क्षेत्र इकाई के नाम से। विद्रोही क्या चाहते थे? देखिए, हाँ, यहाँ पे कम सैनिक वेतन, ये सब समस्याएं थी। विद्रोही क्या चाहते थे? देखिए, विद्रोही क्या चाहते थे, ये तो बहुत ज्यादा इसका एक लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। जैसा कि मैंने बताया, लोग पढ़े लिखे बहुत ही कम थे, तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, है ना। तो ऐसे करके, लेकिन जहां तक हम लोग कि जानते हैं, व्यापारी वर्ग है, तालुकेदार लोग हैं, किसान लोग हैं, सब अपने अपने अधिकार चाहते हैं, ना, स्वतंत्रता चाहते हैं। एकता की कल्पना, जो घोषणाएं होती थी वो राजा या नवाबों के द्वारा की जाती थी, इन लोगों के नाम से, कि सबको जो है एक हो जाना है, क्योंकि प्रजा सीधे तौर पर अपने राजा या नवाब से जुड़ी होती थी। यहाँ तक कि बहादुर शाह की घोषणा में मोहम्मद और महावीर का उल्लेख हुआ है, ताकि मुस्लिम और हिंदू लोग जो है सब एक हो जाए। हालांकि महावीर का संबंध जैन धर्म से है, लेकिन कहीं न कहीं वो हिंदू धर्म से ही जन्मा। वैकल्पिक सत्ता, यानी कि लोगों के मन में था कि जब अंग्रेज हार जाएंगे तो हम लोग पूर्व ब्रिटिश शासन की पुनर्स्थापना करेंगे, और ऐसा हुआ भी। जहां जहां क्रांति थोड़े दिन के लिए सफल हुई, तो वहां पर क्या हुआ, पुनर्स्थापना हुई, बहुत सारी नियुक्तियां हुई, उसके बाद सैनिक रखे गए, उनको नियमित वेतन दिया गया, भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, और जो लूटमार चल रही थी उसके लिए भी कुछ हुक्मनामे जारी किए गए। अब दमन की जब बात आती है तो अंग्रेजों ने इसका दमन, जानते हैं, बहुत ही क्रूर तरीके से किया। जो अंग्रेज अधिकारी होते थे तो उनको तो अधिकार मिला ही हुआ था, लेकिन जो आम अंग्रेज था, नॉर्मल, उसको भी ये अधिकार दिया गया था कि तुम भी सजा दे सकते हो, और सजा केवल एक ही थी इस विद्रोह की। वो क्या थी? सजाए मौत, ना। अब बात करते हैं विद्रोह की छवियां कैसे दिखाई गई। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह को ऐसे दिखाया गया कि जैसे भारत जो है ब्रिटिश लोगों का है ना, हम भारतीय लोग कहीं और से आए हैं। तो अपने वाहवाही लेने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए यूरोप में, यानी कि ब्रिटेन में, इन लोगों ने अखबारों में कुछ ऐसी चीजें छापी जो भावनाओं को, लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं। जैसे रिलीफ ऑफ लखनऊ जो पेंटिंग बनाई गई है जोस बार्कर के द्वारा 1859 में, इसमें हेनरी लॉरेंस जो है रेजिडेंसी जाता है सुरक्षा के लिए, लेकिन वो मारा जाता है। उसके बाद जेम्स ऑटम और हैवलॉक आते हैं सुरक्षा के लिए, इनसे भी काम नहीं बनता, तो अंत में कैंपबेल आते हैं, और इन्हीं को कहा गया है रिलीफ ऑफ लखनऊ। उस पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैंपबेल जो है घोड़े पर खड़े हुए हैं, 3 लोग खड़े हुए हैं, जेम्स ऑटम, हैवलॉक और कैंपबेल, है ना। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग इस ओर इशारा करती है कि किस प्रकार से कैंपबेल ने लखनऊ की रक्षा की, अपने अंग्रेज भाइयों की, बहनों की, है ना, रक्षा की।
इन मेमोरियम में क्या दिखाया गया, जो कि नोएल पैटर्न की एक जो है पेंटिंग है। इसमें मासूम औरतें दिखाई गई हैं जो एक छोटे से कमरे में, बेटी, छोटी लड़की, बड़ी लड़की, औरतें, महिलाएं सब एक दूसरे को गले में गले जो है लगाए हुए और एक दूसरे के ऊपर हाथ रखे सहमी हुई बैठी हुई हैं। और ये पेंटिंग किस ओर इशारा करती है कि ब्रिटेन के लोग देखें और उनके अंदर एक क्रोध की भावना भर जाए कि देखो हमारी महिलाएं कैसे वहां पर असुरक्षित थीं। तो इस पेंटिंग में यही दिखाया गया है केवल। अगली पेंटिंग क्या कहती है, जस्टिस। इसमें एक महिला है जो तलवार और ढाल लिए हुए है और वो भारतीय जो लोग क्रांतिकारी हैं उनको वो तेजी से काटते हुए आगे बढ़ रही है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो भारतीयों को काट रही है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षक है वो। इस प्रकार से पेश किया गया ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में। मिस व्हीलर कौन है, मिस व्हीलर को दिखाया गया है कि एक कमरे में कुछ क्रांतिकारी लोग इनके ऊपर हमला कर रहे हैं और ये अपनी सुरक्षा कर रही हैं। इनके हाथ में एक गन है, उससे वो सुरक्षा कर रही हैं और नीचे एक बाइबल पड़ी हुई है ना। तो ये पेंटिंग बताती है कि एक अकेली महिला, जो कि कह सकते हैं कि बाइबल पढ़ी तो वो ईसाई धर्म का एक प्रतीक है, तो वो ईसाइयत की रक्षा कर रही है, एक अकेली महिला उन पुरुषों से। देखिए कैसे भावनाएं जगाई गई ब्रिटेन के अंदर, कैसे कि तुम लोग सपोर्ट करो हमें, देखो हम लोग कैसे फंसे हुए हैं, कैसे समस्याओं से निजात पा रहे हैं, है ना। और फिर इसका दी क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, यानी कि कैनिंग का दया भाव इस पेंटिंग में ये दिखाया गया, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि हमें क्रांति का दमन करने से पहले इन सिपाहियों के प्रति थोड़ा दया भाव दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि, और इनसे वचन लो कि अब तुम दोबारा नहीं करोगे तो हम लोग को माफ कर देंगे। तो लोगों ने इनका मजाक भी उड़ाया, परिहास किया इनका कि ये कैसी बात कर रहे हैं, और इसी को लेकर के ये पेंटिंग बनाई गई थी जिसमें लॉर्ड कैनिंग एक सोफे पर बैठे हैं, इनका हाथ एक क्रांतिकारी के ऊपर रखा है और जिसके दोनों हाथ में तलवारें हैं और जिनसे ब्लड टपक रहा है, खून टपक रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आतुर है मारने के लिए। तो इस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई गई। अब भारत में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविताएं लिखी, है ना। यानी कि अपना भी तो हमको भी तो अपना राष्ट्रवाद दिखाना है ना। और इनकी पेंटिंग्स बहुत सारी बनाई गई। तो इस प्रकार से ये चैप्टर था। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जान लेते हैं। 1801 में अवध में बेलिजरी के द्वारा सहायक संधि लागू की गई, है ना। 1856 में अवध का अधिग्रहण हुआ। 1857 में कुछ तिथियां हैं, जैसे 10 मई को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, 11 मई दिल्ली में आगमन हुआ उन विद्रोही सिपाहियों का, 23 मई को लखनऊ में विद्रोह हुआ, 30 जून को चिन्हट का युद्ध हुआ, मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा विजय हुई इसमें, और 1858 यानी कि जून में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर था। और विस्तार से देखने के लिए हमारे पिछले वीडियो पड़े हैं, 57 क्रांति को लेकर के बने हैं, उसको देखिए और इंफॉर्मेशन लेते रहिए। तो कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।